नमस्कार, जनसत्ता के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। जानेंगे उन खबरों के बारे में जो दिन भर रही चर्चा में। नए साल पर देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को तोहफा मिलने वाला है। सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए भेजने की तैयारी में है। ये पैसा आपके खाते में कब तक आएगा, देखिए। 10 करोड़ किसानों को नए साल पर मिलेगा तोहफा। पीएम मोदी सीधा खाते में भेजेंगे 2000। जल्द खाते में आएगी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त। अकाउंट में इस दिन होगी ट्रांसफर। नए साल पर देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को तोहफा मिलने वाला है, जिसका किसानों को बेसब्री से इंतजार था। नए साल में किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के 2000 रुपए भेजने की तैयारी चल रही है। दरअसल पिछले साल भी नए साल के मौके पर पीएम मोदी ने 9वीं किस्त जारी की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं, यानी सालाना कुल 6000 रुपए का लाभ इस योजना के तहत किसानों को हर साल मिलता है। लाभार्थियों को अब तक 12 किस्त के पैसे मिल चुके हैं और अब सभी को 13वीं किस्त का इंतजार है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक किसानों के खाते में जनवरी के पहले हफ्ते में ही किसी भी दिन 2000 रुपए की राशि भेजी जा सकती है। ये राशि किसानों को डीबीटी माध्यम से सीधा उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन 13वीं किस्त के दौरान कई किसानों को झटका भी लगेगा। 12वीं किस्त के दौरान भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी सूची में बड़ी संख्या में किसानों के नाम काटे गए थे। पिछली किस्त के दौरान उत्तर प्रदेश से अकेले 21 लाख किसानों का नाम बेनिफिशियरी लिस्ट से काटा गया था। बाकी राज्यों का भी लगभग यही हाल है। ऐसे में इस किस्त के दौरान भी यही हो सकता है। अगर आपने अभी तक केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है और भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है, तो आप भी अगली किस्त से खाली हाथ रह सकते हैं। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है तो हम बता रहे हैं, आप घर बैठे ही कैसे केवाईसी करा सकते हैं। सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाना होगा। अब यहाँ आपको फार्मर कॉर्नर सेक्शन में केवाईसी का ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ ओटीपी बेस्ड केवाईसी पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर डाल दें। अब सर्च पर क्लिक कर दें। अब अपना आधार नंबर से लिंक हुआ मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी पाने के लिए क्लिक करें। अब मोबाइल पर आया ओटीपी नंबर यहाँ डाल दें। आपका वेरिफिकेशन यानी केवाईसी प्रोसेस पूरा हो गया है। इसके बाद अगर आपकी सारी डिटेल्स पूरी तरह से वैलिड होंगी तो आपका केवाईसी का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अगर आपका प्रोसेस ठीक नहीं हुआ तो इनवैलिड लिखा हुआ आएगा। इसको आप आधार सेवा केंद्र पर जाकर ठीक करा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त को लेकर किसान आधिकारिक ईमेल आईडी pmkisan.ict@government.in पर संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 या फिर 01123381092 पर भी संपर्क किया जा सकता है। यहाँ किसानों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको ठंड क्यों नहीं लगती, सवाल पर भड़के राहुल गांधी। बोले वीडियो बनाऊंगा, टी शर्ट में ठंड को कैसे भगाएं। भाई मुझे बताओ एक बात, मुझे समझा, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब एक भी यहाँ टी शर्ट में नहीं बैठा है। तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है। बना दूंगा आपके लिए। शुक्रिया राहुल जी। रवि त्रिपाठी। हाँ, बट व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं क्या बताऊं भाई? राज क्या है? गुरुजी, ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। नो सप्लीमेंट्री प्लीज। हो नहीं, कहने दीजिए। न्यू ईयर अब देखिए ना, अब देखिए मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होते नहीं,
तो मैं उनके भी 2-3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्रीज आपको दे देता हूं। नहीं, एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ठंडी नहीं लग रही अभी तक, और मैं पता नहीं मुझे लग नहीं रही है, मगर मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा, बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही है। भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जानिए क्या है वजह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों सुर्खियों में है। पूरे देश में इस यात्रा की चर्चा है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से निकली यात्रा दिल्ली पहुंच गई है। 3 जनवरी तक इस यात्रा को रोका गया है। जनवरी के पहले हफ्ते में राहुल गांधी की यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद के लूनी पहुंचेगी, जहां से बागपत, शामली और कैराना आएगी। कैराना में राहुल गांधी की अगुवाई में पदयात्रा होगी। इसके बाद ये यात्रा 6 जनवरी को हरियाणा में पहुंचेगी। पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला होते हुए 12 जनवरी को पंजाब पहुंच जाएगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जब दूसरा चरण शुरू होगा, तब राहुल गांधी, कांग्रेस और सारे विपक्ष की एक तस्वीर तैयार हो जाएगी। ये तस्वीर होगी लोकसभा 2024 की। दरअसल 2014 के बाद से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार अपना लोहा मनवा रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश की सभी विपक्षी पार्टियों को यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। हालांकि ये विपक्षी पार्टियां यात्रा में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। इसके पीछे की वजह है उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का रूट। इसी ने पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि शामली, कैराना और बागपत इन तीनों इलाकों से यात्रा होकर गुजरेगी। ये इलाके मुस्लिम बहुल हैं। मुस्लिम वोट चुनाव में अहम रोल निभाती हैं। इस वोट बैंक पर तीनों पार्टियां अपना अपना दावा ठोकती हैं। दरअसल यूपी में कभी मुसलमान और दलित कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन 90 के दशक में मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ चला गया और दलित वोटों पर बीएसपी का कब्जा हो गया। कांग्रेस दोनों ही समुदाय के वोटरों को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए अगर ये तीनों पार्टियां ही राहुल गांधी का न्योता स्वीकार कर लेती हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि अपनी वोट्स पर कांग्रेस को स्पेस दे रही हैं। हालांकि अभी तक पार्टियों ने इस यात्रा से दूरी बनाई हुई है। जिन जगहों से यात्रा निकलेगी वहां पर करीब 30% वोटर मुस्लिम हैं। ये कांग्रेस के लिए यूपी में बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि यूपी में शायद दशकों बाद कांग्रेस का बड़ा नेता लोगों से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। इसलिए ये पार्टियां इस पर तवज्जो देने से बच रही हैं। पंत की हुई प्लास्टिक सर्जरी, क्या अब क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे पंत? देवदूत बनकर जिन्होंने बचाई ऋषभ पंत की जान, एक दिन बाद 2 योद्धाओं को मिला बहुत बड़ा इनाम। पंत की हुई प्लास्टिक सर्जरी, क्या मैदान पर अब नहीं होगी पंत की वापसी? क्या कहते हैं डॉक्टर? कितनी संपत्ति के मालिक हैं 25 साल के पंत? आईपीएल नहीं खेले तो कौन करेगा दिल्ली की कप्तानी? कार हादसे में बाल बाल बचे ऋषभ पंत अब खतरे से बाहर हैं। जिस वक्त पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था, तब सबसे पहले बस ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत पहुंचे थे। उन्होंने ही पंत को बचाया और एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया था। पंत सही वक्त पर अस्पताल पहुंचे थे, इसीलिए अब खतरे से बाहर हैं। अब इन दोनों ही योद्धाओं को इनाम दिया गया है। पंत की जान बचाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर को इनाम में क्या मिला वो बताएं, उससे पहले उस सवाल का जवाब देखिए जो इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। क्या अब ऋषभ पंत मैदान पर कभी वापसी नहीं कर पाएंगे? देखिए, पंत को 5 जगहों पर चोटें आई हैं। इनमें माथा, दाहिने हाथ की कलाई, दाहिने पैर का घुटना, टखना और अंगूठा शामिल है। इसीलिए पंत के आगे के करियर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। डॉक्टरों का कहना है पंत को रिकवरी में 1 साल तक का वक्त लग सकता है। 1 साल बाद पंत मैदान पर खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे।
लेकिन विकेट कीपिंग करना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि विकेट कीपिंग के दौरान घुटने, टखने और कलाई में सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है और पंत को यहीं पर बड़ी चोटें हैं। इसीलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब आते हैं उस सवाल पर कि पंत की जान बचाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर को क्या इनाम दिया गया। दरअसल सुशील कुमार और परमजीत को पानीपत डिपो की तरफ से सम्मानित किया गया है। दोनों को शील्ड और बहादुरी का सर्टिफिकेट दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने भी ऐलान किया है कि वो भी दोनों लोगों को सम्मानित करेगी। सरकार ने कहा है कि दोनों ने मानवता के लिए सराहनीय काम किया, उनका सम्मान जरूर होना चाहिए। सरकार की तरफ से दोनों को बड़ा इनाम दिया जाएगा। कंडक्टर परमजीत और ड्राइवर सुशील ने ही पंत को गाड़ी से निकलने में मदद की थी। अगर पंत को गाड़ी से निकलने में 10 सेकेंड की भी देर हो जाती तो गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी, पंत की जान भी जा सकती थी, लेकिन फरिश्ते बनकर आए दो लोगों ने पंत की जान को बचा लिया। ऋषभ पंत ने क्रिकेटर बनने के लिए लंबा संघर्ष किया है। रुड़की से दिल्ली आकर गुरुद्वारे में रहते थे और लंगर खाने के बाद प्रैक्टिस किया करते थे। लंबे संघर्ष के बाद टीम इंडिया का सफर तय किया था। एक वक्त में जो पंत i10 कार खरीदने का सपना देखा करते थे, आज उसी पंत के पास मर्सिडीज OD8 और फोर्ड जैसी लग्जरी कारें हैं। इन कारों की कीमत करोड़ों में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ पंत ने साल 2020 में ही 29 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। आज पंत की कुल नेटवर्थ करीब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। ऋषभ पंत टीम इंडिया की कप्तानी भी कर चुके हैं। उन्हें फ्यूचर का धोनी बताया जाता है। भले ही 2022 का अंत उनके लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन कई बार उन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को मैच जिताए हैं। IPL में वो अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हैं। अगर IPL तक ऋषभ पंत रिकवरी नहीं कर पाए तो उनकी जगह पर डेविड वार्नर या पृथ्वी शॉ में से किसी एक को कप्तान बनाया जा सकता है। फिलहाल पंत खतरे से बाहर हैं। उनके फैंस और चाहने वाले उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। पूरी दुनिया के क्रिकेटर पंत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। PM मोदी ने भी पंत की मां से बात कर उनका हौसला बढ़ाया था। हम भी उम्मीद के साथ कहते हैं कि पंत एक फाइटर की तरह मैदान में फिर से वापसी करेंगे और नए कीर्तिमान रचेंगे। जोशीमठ के 500 घरों में दरार कैसे आई? दहशत में घर छोड़कर जाने लगे लोग। इन मंजिलों को ध्यान से देखिए। नीचे से अलग और ऊपर जाते जाते एक दूसरे से चिपक गई। इससे समझ में आता है कि बस एक भूकंप का झटका और ये इमारत ढह जाएगी। जी हाँ, ये है उत्तराखंड जिले के चमोली जिले का जोशीमठ कस्बा, जहाँ भूसंकलन का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लोग अपने अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में भटक रहे हैं। जोशीमठ के लोगों के लिए सर्दी का मौसम और भूसंकलन के कारण मकान गिरने का खतरा एक बड़ी समस्या बन गया है। 3 दिन पहले हमने महसूस किए, जिससे दरारें बढ़ रही हैं तो बहुत सारे लोग मकान खाली करके चले गए। पर्यटकों के लिए शासन ने प्रतिबंध कर दिया। 2 होटल जो हमारे सामने हैं वहाँ पे यात्री नहीं ठहरे, लेकिन उसमें जो लोग रह रहे हैं, जो भूस्वामी उसके नीचे हैं, हम लोग हैं, जो 500 कुछ परिवार आपदाग्रस्त उन्होंने अति आपदाग्रस्त घोषित कर दिया। उनके विषय में शासन का क्या रवैया है ये तो अभी स्पष्ट ही नहीं हुआ कि वो कहाँ जाएंगे। वो लोग, रोजगार खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि ये आपदा जो है वो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो ITBP या अन्य भवन बने हैं उनका पानी जो ज़मीन में है उससे हो रही है, तो उसके लिए करें। वो ITBP के पानी की क्या व्यवस्था है? नीचे से जो ऋषि गंगा के कटाव से आने से जो कटा हुआ उसके लिए क्या प्रबंधन है? तो ये तो लॉन्ग पीरियड वो समस्या है। उसके अभी तो टेक्निकल कमेटी आएगी, एस्टिमेट बनेंगे, सरकार पैसा देगी, वो शायद 1 साल लग जाए। लेकिन तत्काल अगर आज रात बर्फ गिरती है तो फिर क्या होगा? ये भी तो शासन को सोचना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये सरकार का है, लेकिन सोचेगा कौन? कहाँ जाएंगे ये लोग? सड़क में कब तक रहेंगे? रात भर सड़क में घूम रहे हैं, अगर बर्फ गिर गई, ये प्रश्न चिन्ह है कि क्या करें, कहाँ जाएं? ना हम भवन को छोड़ सक रहे हैं, ना उसके अंदर रह सक रहे हैं। भूसंकलन ने जोशीमठ शहर के पूरे 9 वार्डों को अपने आगोश में ले लिया है। नगर क्षेत्र के घरों में दरारें दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। सर
जब से ये एनटीपीसी का टनल बना सर तपोवन विष्णुगढ़, तब से जोशीमठ की ये स्थिति हुई। और मैं आजकल जो महसूस कर रहा हूँ सर, जब से हेलंग मारवाड़ी बाईपास का रोड कटिंग शुरू हुई सब, तब से बहुत परेशानी होगी, तब से ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। आज जोशीमठ में 570 के लोग 70 घर के लोग बेघर हो गए हैं। उन लोगों का क्या होगा, बड़ी तकलीफ की बात है, बहुत सोचनीय विषय है। मेरे ख्याल से तो त्वरित उन 574 लोगों का व्यवस्था कर देना चाहिए, उनकी जो है रहने का ठिकाना बना दिया जाना चाहिए। अन्यथा जो ये होगा, लोग गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ मरने के कगार में हैं और मकान पूरे धंसने के कगार में हैं। और बिल्कुल जो है कि लोगों को कोई पूछ नहीं है, कहाँ जाएंगे लोग, उसी टूटे फूटे मकान में अंदर बैठे हुए हैं। अंदर जो है कि रो रो के रात गुजार रहे हैं, रात भर सोते नहीं हैं। बड़ी लोगों को परेशानी हुई। जहाँ तक यहाँ जोशीमठ की होटलों की बात है, एक होटल में पुनः पहले से परेशानी है सर, उस होटल से पहले से उसमें विचार उसकी देख रेख किया जाना चाहिए था। हालांकि जो हो गया वो तो लौट नहीं सकता, लेकिन अब भी जो होटल या जो प्रतिष्ठान खतरे की जद में है, उसके बारे में समीक्षा होनी चाहिए। नगर अध्यक्ष जोशीमठ शैलेंद्र पवार का कहना है कि नगर क्षेत्र के 576 घरों के 3000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। नगर पालिका द्वारा सभी घरों का सर्वे किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो भूतसा की प्रक्रिया पहले प्रारंभ हुई थी नवंबर के महीने में पिछले वर्ष, इसी महीने में उस समय बारिश नहीं थी, कहीं पर बारिश का नाम निशान नहीं था, मौसम साफ था। उसके बावजूद मकान लगातार जमीन के अंदर दरक रहे हैं, अंदर समा रहे हैं, कोई आगे की तरफ नहीं टूट रहे हैं, जमीन के अंदर ही समा रहे हैं। इसी वर्ष के नवंबर में लगभग नगर का 70% हिस्सा लगभग नगर का लगातार इस भूतसा की चपेट में आ चुके हैं। लगभग हमारे 9 वार्ड हैं, 9 वार्डों से कुछ वार्डों में तो लगभग बहुत इस भूतसा हो रहा है। कुछ वार्डों में अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, किंतु वहाँ वही प्रभावित होने की श्रेणी में आ चुके हैं। लगभग अभी कल तक का जो हमारा आंकड़ा था, 574 मकान इससे प्रभावित हुए हैं। लगभग इन मकानों में लगभग 3000 की आबादी निवास करती है। ये लोग प्रभावित की श्रेणी में रखे गए हैं। हम सरकार से हमने मांग की है, बीच में हमने जन आंदोलन किया था 24 तारीख को कि हमारा जो जोश में दरकने वाला, खिसकने वाला, असत्य समाप्त होने वाला है, इसको बचाइए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा कल देहरादून माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय मिला है। हमारे प्रतिनिधिमंडल जोशीमठ निकल रहा है। हमारे स्थानीय विधायक राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में 1 तारीख को उनसे मिलने का समय मिला है। हमें आशा है मुख्यमंत्री मुलाकात के बाद कुछ ना कुछ जोशीमठ के लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी, सही समाचार मिलेंगे, लोगों को विस्थापन होगा, लोगों को पुनर्वास होगा, लोगों को जो क्षति हुई है, जो भूमि की क्षति हुई है, उसका उचित मुआवजा लोगों को मिलेगा। ऐसा आशा है। फिलहाल लोगों में डर है और इसी कारण वो अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस टिप्पणी को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यह दोस्ती हम बनाकर रखना चाहते हैं। हम अपने हर नेबर के साथ, हर पड़ोसी के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। सूरत में हम देश की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। श्री नारायण गुरु जी जैसे संतों के आशीर्वाद के कारण ही हमारे देश की सेना अपने शौर्य और पराक्रम से भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। हम अपने हर नेबर के साथ, हर पड़ोसी के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, लेकिन यह भी मैं कहना चाहता हूं, यह दोस्ती हम बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, दोस्त बदल सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता, फ्रेंड बदल सकता है लेकिन नेबरर कभी नहीं बदल सकता। लेकिन देश की सुरक्षा के नाम पर हम किसी से अच्छे संबंध नहीं रखना चाहते। किसी भी सूरत में हम देश की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। साथियों, हम सब नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। आने वाले वर्ष की शुरुआत इस यात्रा से करना यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के लिए निश्चित रूप से एक मेमोरेबल और इंस्पायरिंग मोमेंट होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इस तीर्थ यात्रा की भव्य सफलता की मैं कामना करता हूँ। हम अपने हर नेबर के साथ, हर पड़ोसी के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, लेकिन यह भी मैं कहना चाहता हूँ,
यह दोस्ती हम बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, दोस्त बदल सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता, फ्रेंड बदल सकता है लेकिन नेबरर कभी नहीं बदल सकता। लेकिन देश की सुरक्षा के नाम पर हम किसी से अच्छे संबंध नहीं रखना चाहते। किसी भी सूरत में हम देश की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। साथियों, हम सब नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। आने वाले वर्ष की शुरुआत इस यात्रा से करना यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के लिए निश्चित रूप से एक मेमोरेबल और इंस्पायरिंग मोमेंट होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इस तीर्थ यात्रा की भव्य सफलता की मैं कामना करता हूँ। तो इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।